नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ी पुरवैया और आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। सियासत में दोस्ती और दुश्मनी की मियाद तय नहीं होती है और ना ही इलाके के लिहाज से ही इसे तय किया जा सकता है, लेकिन इसमें अगर कुछ तय होता है तो वो है मौका। अब जेडीयू और कांग्रेस की दोस्ती को ही ले लीजिए। बिहार में जेडीयू की सरकार को कांग्रेस का साथ मिला है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के हाथ को जेडीयू का तीर चुभने जा रहा है। दिलचस्प हकीकत यह है, मगर आप और हम इसे सियासत की फितरत भी कहते हैं। आज बड़ी बहस में दोस्ती और दुश्मनी के इसी फलसफे पर चर्चा करेंगे। जी हां, बिहार में दोस्ती, हरियाणा में कुश्ती। क्या बिहार में महागठबंधन पर हरियाणा की सियासी छाया पड़ने जा रही है? क्या हरियाणा में पांव रखने की जेडीयू की कोशिश बिहार में कांग्रेस को कदम पीछे हटाने को मजबूर कर देगी? दरअसल हरियाणा में जेडीयू ने आईएनएलडी से दोस्ती कर ली है, लेकिन कांग्रेस को यह दोस्ती नागवार गुजर रही है। हरियाणा में चुनाव, बिहार में दरार, कांग्रेस फैक्टर में फंस गया जेडीयू। बिहार में जेडीयू की सरकार को कांग्रेस का सहारा है, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने जेडीयू और कांग्रेस के बीच तल्ख हालात पैदा कर दिए हैं। बिहार के महागठबंधन को महामोर्चा की शक्ल देने की कोशिश में जेडीयू ने हरियाणा में कांग्रेस विरोधी पार्टी आईएनएलडी से दोस्ती गांठ ली है, मगर ये दोस्ती कांग्रेस को जाहिर तौर पर रास नहीं आ रही। ये निर्णय कांग्रेस ने नहीं लिया, ये निर्णय जेडीयू ने लिया कि बिहार में कांग्रेस के साथ जाना है, हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टी है उनके साथ जाना है, तो इसका जवाब तो जेडीयू देगी ना। दरअसल मुश्किल जेडीयू के सामने भी है। बिहार में आरजेडी के साथ बीजेपी के खिलाफ समाजवादियों की नई टीम बनाने की कवायद हो रही है और हरियाणा चुनाव को समाजवादियों ने प्रयोग स्थली मान लिया है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यानी चुनाव की दुश्वारी जेडीयू के सामने है, या तो कांग्रेस या फिर आईएनएलडी। लेकिन जेडीयू कांग्रेस के किसी भी ऐतराज पर आक्रोश का लहजा दिखा रहा है। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम हर स्टेट में हम अपना जहां हमको अच्छा लगेगा, समाजवादी विचारधाराओं की पार्टी है हमारी। आज हम यहाँ बिहार में जो गठबंधन है यह हमारी मजबूरी है। महागठबंधन में आरजेडी भी शामिल है और उसने भी समाजवादियों की नई टीम के बनने की पैरोकारी की है, मगर कांग्रेस को नाराज करना आरजेडी के लिए भी आसान नहीं है। जाहिर है आरजेडी जेडीयू के बजाय खुद के डिफेंस में खड़ा दिख रहा है। जदयू क्या हो सकता है कि जन आधार हो, तो जदयू ने वहाँ समझौता किया है लोकदल से, तो अब क्या है कि चूंकि वो गठबंधन में है यहाँ, तो अब इस पे किसी भी तरह का रिएक्शन देने का दायित्व जो है जदयू का है, हमारा नहीं है। हरियाणा की दोस्ती से बिहार के याराना पर फर्क पड़ने का खतरा पैदा हो गया है, लेकिन कांग्रेस और जेडीयू दोनों सूबे के हालात को देखते हुए चेतावनी देने के सिवा शायद कुछ नहीं कर सकते। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। जी हाँ, तो देख लिया आपने, बिहार में दोस्ती और हरियाणा में कुश्ती चल रही है। हालांकि जो सियासी हालात हैं उसको देखते हुए चेतावनी के अलावा शायद दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, या फिर है। इन्हीं सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से नवल शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत नवल जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ सरवत जहां फातिमा जी हैं, स्वागत सरवत जी आपका भी। और आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका भी। और बीजेपी से भी हमारे साथ मृत्युंजय जी ही मौजूद हैं, मृत्युंजय झा जी, बहुत बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका भी। पहला सवाल नवल जी हम आपसे करना चाहेंगे, बिहार में दोस्ती, महागठबंधन भी हो गया, उसका असर भी हमने देखा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर हरियाणा में कुश्ती क्यों? नहीं, इसको कुश्ती नहीं कहा जाए। देखिए, खिलाफ लड़ रहे हैं आप कांग्रेस के, तो कुश्ती कैसे नहीं कहे? सवाल आपने पूछ दिया, जवाब देने की बारी मेरी है जी। भारत के प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं। खासकर लोकसभा चुनाव के बाद भारत में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी,
भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते समाजवादी विचार जिस तरह संकट में पड़ गए, समाजवादी विचारधारा संकटग्रस्त हो गई जी। वैसे में यह जरूरी हो गया था कि भारत में वैकल्पिक राजनीति की धारा प्रवाहित करने के लिए जितने भी समाजवादी विचारधारा के प्रति आग्रह रखने वाले दल हैं, सभी लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए और उसी के तहत हमने बिहार में गठबंधन किया। दूसरी बात है, हरियाणा की परिस्थितियां अलग हैं और यदि वहां हमने लोक दल के साथ समझौता किया है तो यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि चौधरी देवीलाल के जमाने से ही इंडियन नेशनल लोक दल के साथ जदयू परिवार की काफी नजदीकी रही है। उसी नजदीकी को विस्तार देने के लिए और समाजवादियों को इकट्ठा करने के प्रयास के तहत ही वहां हमने उनके साथ गठबंधन किया है। तो इसमें कुश्ती वाली कोई बात नहीं है, कुश्ती वाली कोई बात नहीं। लेकिन नवल जी, दलों के गठबंधन के इतिहास को यदि आप देखेंगे तो यह आमतौर पर आपको देखने को मिल जाएगा कि केंद्र में किसी के साथ में है तो राज्य में उसके खिलाफ लड़ रही है या किसी दूसरे राज्य में उसके खिलाफ लड़ रही है। ठीक है, लेकिन नवल जी, आपने शुरुआत में एक बात कही कि समाजवादी ताकतों के साथ हम चुनाव में खड़े हुए, चुनाव में लड़ेंगे, बिहार में भी हमने ऐसा ही किया। तो क्या आपको हरियाणा में ऐसा लगता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं है, या फिर सिर्फ हरियाणा के अंदर में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं है? नहीं, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि भारत में समाजवाद की सांगठनिक शुरुआत कांग्रेस के द्वारा ही हुई थी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी, कांग्रेस के ही नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी रूपांतरण देने के लिए कांग्रेस के तहत ही सीएसपी की स्थापना की थी। इसलिए समाजवाद के प्रति कांग्रेस की निष्ठा पर सवाल आप खड़ा न करें। मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस एक समाजवादी पार्टी है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद भारत में जो वैचारिक राजनीति संकटग्रस्त हो गई है, उससे कैसे निजात पाई जाए। उसी से निजात पाने के क्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फेंटा कसा और विभिन्न राज्यों में समाजवादी विचारधारा वाले दलों को एक साथ इकट्ठा करने का जो कार्यक्रम चलाया, उसी की कड़ी है हरियाणा का। ठीक है सरवत जी, जो बातें यहां पर कही, सबसे पहले चीज तो जैसे नवल जी ने कहा कि हमने सवाल उठा दिया कांग्रेस के समाजवाद पर, हमने ये सवाल नहीं उठाया। बात जो निकल कर आई, आपने भी सुना सरवत जी, क्या ये माना जाए कि अब समाजवाद पार्टियों की जो एकता है वो कांग्रेस पर भारी पड़ रही है, शायद इसलिए वहां पर कुश्ती और यहां पर दोस्ती? देखिए, इसको दोस्ती और कुश्ती नहीं कहेंगे। सही है कि हर स्टेट के हालात अलग अलग होते हैं। बिहार में गठबंधन कोई मजबूरी नहीं है, इस गठबंधन को स्वीकारा है लोगों ने। ये अभी पीछे दिनों के नतीजे दिखा दिए गए। अभी जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति बनी है लोकसभा चुनाव के बाद, तो इस तरह के गठबंधन होना स्वाभाविक था। हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए जो कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट, चौधरी साहब का भी आपने बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताई। मेरी बात को पूरी होने दीजिए। तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे आप आपत्तिजनक बता रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा, आपत्तिजनक मैंने नहीं कहा, नाराजगी उन्होंने जताई। नाराजगी उन्होंने जताई। देखिए, जिस वक्त वो बयान दे रहे थे हम वहीं पे मौजूद थे, बगल वाली कुर्सी पे। उन्होंने सिर्फ इतना जरूर कहा है कि ये सवाल आप उनसे पूछें, उन्होंने गठबंधन किया, आप मेरे से मत पूछे। बात सही है, गठबंधन जदयू ने किया है दूसरे स्टेट में, तो आप कांग्रेस से क्यों सवाल कीजिएगा? जदयू से ही पूछना पड़ेगा। जदयू के प्रतिनिधि यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते कि कांग्रेस ने किस सूरत हाल में यहाँ पे गठबंधन में आने का फैसला किया, और जिस भी सूरत हाल में जो गंगा जमनी तहजीब और बिहार की तरक्की के लिए कमिटमेंट था कांग्रेस पार्टी का कि किसी भी सूरत में बिहार की तरक्की से कोई कंप्रोमाइज नहीं की जाएगी। हमेशा से जब हम यूपीए में थे, यूपीए 10 साल हमने शानदार गुजारा है, उस शानदार में भी बिहार की किसी तरह से हक तलफी नहीं की गई, और नीतीश कुमार जी ने भी सही तौर पे उसका इस्तेमाल किया, जो बिहार में आज दिख भी रहा है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी कमजोरी पड़ी है, जिसके लिए कांग्रेस दबाव बना रही है सरकार पे कि लॉ एंड ऑर्डर को जी, आपकी बात है। देखिए, जदयू कहां गठबंधन कर रही है, जदयू का फैसला होगा, जदयू का मामला है। बिल्कुल, वो जदयू का फैसला होगा, वो जदयू का मामला है। लेकिन जब महागठबंधन में सब एक है, महागठबंधन में सब एक है, तो जाहिर सी चीज है, कोई फैसला इधर उधर होता है तो नाराजगी सबको लगती है। हम मृत्युंजय तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आरजेडी इन चीजों के बाद कुछ नया स्टैंड भी लेगी? इसको कैसे देख रही है यहाँ पर? नहीं, देखिए, ये तो जदयू के जो प्रतिनिधि यहाँ हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर एक राज्यों का एक अपना अलग समीकरण है, अलग इसका ये है। और जो समाजवादियों का पुराना नीतीश कुमार जी, तो हरियाणा के हिसाब से कांग्रेस समाजवादी विचारधारा वहां पर नहीं है। कांग्रेस विचारधारा नहीं, देखिए ये जनता दल यू के लोग बताएंगे कि वो उन्होंने वहाँ क्या जनाधार हमने कहा स्टैंड लेने का, तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बड़े नेता हैं, वो इस पर क्या निर्णय लेंगे वो तो वो बताएंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता दल यू के लोग बताएंगे आखिर उन्होंने वहाँ लोक दल के साथ इनका जनाधार वहाँ क्या है, वो क्या वहाँ
क्यों इस परिस्थिति में उन्होंने गठबंधन किया, उनके ये तो वो जनता दलियों का मामला है, वो बताएंगे। मामला अंदरूनी मामला है, लेकिन वो सवाल नवल जी ने उसका जवाब भी दिया है। लेकिन बिहार में जिस तरह से महागठबंधन बना है, बिहार का महागठबंधन कायम है, जिन शक्तियों के खिलाफ बना है, जिन लोगों के खिलाफ बना है, तो इसलिए हरियाणा ऐसी परिस्थितियां रही है। अभी देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन टूट गया महाराष्ट्र में, लेकिन वहां तो है केंद्र में मंत्री है, सेंट्रल में मंत्री है, तीनों का आपने बयान सुना। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्यों ऐसी नौबत आई और क्यों वहां पर भी चुप है, यहाँ पर भी चुप है, यानी सिर्फ मजबूरी दिखाई दे रही है? देखिए, सभी का बयान आपने अच्छा किया, तीनों का बयान सुनाया, और तीनों अभी मैदान जंग में एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ हम खड़े हैं। बिहार के अंदर जेडीयू का क्या रोल है, किस प्रकार का उनका चरित्र है, ये तो लोगों ने देखा है, किन विषयों पर, किस मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी से, एनडीए से गठबंधन तोड़ने का काम किया। दूसरा पक्ष है कि जिस कांग्रेस की खिलाफत लगातार करने वाले नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, ऐसे नेता, और वो अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, और उन्होंने कांग्रेस से समझौता तक कर लिया। और इतना दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस से समझौता भी करते हैं और फिर उसी राज्यसभा के चुनाव में इनके 2 लोग भाग जाते हैं। कांग्रेस भी बेचारी है बिहार के अंदर में, इसलिए इनके सामने बोलने के लिए कुछ नहीं है, मजबूर है, आपके मजबूर है। दूसरा अगर पक्ष देखते हैं तो दिल्ली के अंदर जाकर के चुनाव लड़ने का काम जेडीयू के लोगों ने किया, और आपको आश्चर्य लगेगा, पूरे जितने वोट इनके पास आए थे, किसी की जमानत तो बची नहीं, और जितने वोट टोटल मिलाकर आए थे वो हमारा 1/85 का वोट आया था। इसलिए उनकी वहां की क्या स्थिति है, इल्जाम की मजबूरी, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, बेचारी है कांग्रेस, उसको लेके आ रहा हूं। दूसरा मैं उसको लेके आ रहा हूं, हरियाणा के अंदर ये जाने का प्रयास कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, हरियाणा में भी अपनी सियासी और अपनी जनमत तलाश कर रहे हैं। उससे आपको क्या एतराज? मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई पार्टी जा रही है, अगर बढ़ा रही है अपना प्रक्षेत्र, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इस चाहिए। बात की चर्चा कर रहा हूं, जिस कांग्रेस से दोस्ती की बात कर रही है, अभी लंबे समय अभी इनका फेटा कसा है, तो फेटा इतना ढीला कैसे हो गया इतना जल्दी? जब फेटा कसने की बात कर रहे हैं तो फेटा तो मजबूत होना चाहिए। इसका अभी आप तो सांप्रदायिक ताकत की बात कर रहे हैं। जवाब सरवत जी दे रही हैं। सैयद, जब कांग्रेस इतनी बेचारी है, फिर कांग्रेस के एक एक हरकत पे बीजेपी इतनी विचलित क्यों हो जाती है, इतनी परेशान क्यों हो जाती है? कल भी मैं किसी चैनल पर थी तो यही बात हो रहा था कि कांग्रेस बेचारी है, कांग्रेस क्या कर सकती है। फिर कांग्रेस के एक एक कदम पे या कांग्रेस के कोई भी एक्टिविटी से, कोई भी एक्ट से बीजेपी इतनी विचलित हो जाती है, इतनी हरास क्यों दिखने लगती है? अभी अभी शिवसेना से इनका गठबंधन टूटा है, पहले अपने घर को ये संभाले ना। जब महाराष्ट्र में इनका गठबंधन टूट गया और केंद्र में इनकी सरकार साथ में है, ये क्या कहेंगे? फिर इसी तरह से जदयू के साथ सोनिया राहुल को भी सुना पड़ा और पेपर के अंदर आना पड़ा, समाचार के अंदर आना पड़ा कि मैंने नहीं गठबंधन तोड़ा है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। राहुल और सोनिया को बोलना पड़ रहा है। एक लंबा गठबंधन जब चलता है कि बेचारी की बात करके छिपाना चाहते हैं। देखिए सैयद, जब एक गठबंधन की राजनीति आज की मांग है, आज की डिमांड है, आज का डिमांड है, गठबंधन की राजनीति होना ही होना है। तो जब एक गठबंधन में लंबे समय तक चलते हैं, हम भी एनसीपी के साथ 15 साल तक चले, किसी वजह से अगर हमारा डिफरेंस वहां पे हुआ है तो बट नेचुरल है कि हम सामने आएंगे, हमारे नेता आएंगे और कहेंगे कि हाँ हमने नहीं तोड़ा है, एनसीपी ने तोड़ा है। जिस तरह से आज जदयू ने कदम उठाया है वहां पर जाने का, हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं उठाया। कल को अगर मेरा शीर्ष नेतृत्व इस पे कोई भी डिसीजन लेता है या कोई भी फैसला लेता है तो ये पहल जदयू की तरफ से हुई है, न कि कांग्रेस की तरफ से हुई है। तो कांग्रेस को बेचारी कहने वाली बीजेपी अपने गरिमा में क्यों नहीं झांकती है कि अपने इनके यहाँ जब चीफ मिनिस्टर का अनाउंस होता है कि हाँ सुशील मोदी होंगे सीएम तो हड़कंप मच जाता है। पहले अपने घर के संभाले ना, ये तो बीजेपी की बात हो गई। नवल जी, अगल बगल पड़ोस में झांकने के लिए। ठीक, नवल जी। सैयद जी, मृत्युंजय जी की बातों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लगा कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं। सवाल कुछ भी हो, सीधे बात घुमा फिरा कर नीतीश कुमार जी पर चली जाए, बीजेपी की श्रेष्ठता पर चली जाए और अन्य दलों की निकृष्टता पर बात चली जाती है। खैर, जिस वैचारिक शुद्धिकरण की बात कर रहे थे, वैचारिक शुद्धता की बात कर रहे थे, कांग्रेस के साथ इनका पहले ये था वो था, रामविलास पासवान जी के साथ आपका पहले क्या था? आपने जिन जिन दलों के साथ गठबंधन किया है, पहले उनके साथ आपका क्या संबंध था, जरा जनता को बता दीजिए। बिहार की जनता जानना चाह रही है, इसलिए ज्यादा ढपुर संख्या और ठसकबाज होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जमीनी सच्चाई को लोग देख रहे हैं और ज्यादा नैतिकवान बनने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी वालों के साथ समस्या यह है कि इनको 3 चीज बड़ा प्रिय लगता है। एक, आत्मस्तुति,
दूसरा पर निंदा और तीसरा मिथ्या भाषण। ये तीन इनका गहना है, बिना इस तीन के इनको मन लगता नहीं है। हरियाणा जनहित कांग्रेस बीजेपी से छिटक गई, इस पर इनको पश्चाताप नहीं है। हरियाणा में हम जाकर जुड़ गए, इसको चिंता है कि हरियाणा में क्यों जा रहे हैं। तो जैसे लगता है कि पूरे भारत स्तर पर राजनीति करने का पेटेंट इनको मिला हुआ है। नवल जी का सवाल कोई कहीं ना कहीं डर है, कोई चिंता सता रही है। दो तीन बातों की चर्चा की, मेरी बात देना चाहता हूं। अभी उन्होंने पूछा, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात खत्म और रामविलास पासवान जी की चर्चा कर रहे हैं, मेरी बात खत्म नहीं और है। जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। और आपकी जब बारी आएगी तो बोलिएगा, और आपसे सवाल नहीं पूछा गया। चर्चा उन्होंने की है। तो सैयद जी, मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस बीजेपी से छिटक गई। बिहार में इनकी सहयोगी है रालोसपा। रालोसपा के एक मंत्री है उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी को एक अदद पीएस रखने के लिए 2 महीना तक इंतजार करना पड़ा। तो ये है सहयोगी दलों के प्रति इनका रवैया। सहयोगी दलों के प्रति और ये हमें तो अन्वेषण बोलिएगा मृत्युंजय जी, हम आपके पास भी हम आएंगे, लेकिन मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे और जब लौटेंगे तो सीधे प्रतिक्रिया मृत्युंजय झा जी से लेंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी बहस में लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन बिहार में दोस्ती कर रहा है, लेकिन वही हरियाणा में कुश्ती भी चल रही है। और ब्रेक से पहले गर्मा गर्म चर्चा चल रही थी, जिस पर नवल शर्मा जी की बात का सीधे तौर पर जवाब देने की कोशिश में थे मृत्युंजय झा जी। ब्रेक के पहले रोकना पड़ा था मृत्युंजय जी मुझे आपको, क्योंकि मजबूरी थी। अपनी बात आप पूरी कीजिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि सीएम साहब भी अभी बोल रहे हैं तो कुछ सुन नहीं रहे हैं, और हमारे जदयू के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी सुनने का प्रयास नहीं कर रहे थे जब बीच में आप कह रहे थे। बीजेपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हम तो इस बात की चर्चा करते हैं, फर्क नहीं बिहार के अंदर कहीं चिंता की लकीरें दिख रही हैं। बिहार के अंदर आपकी इस प्रकार की दोस्ती की बात आप करते हैं, फिर दोनों की जब लड़ाई होती है वोटिंग के मामले पर तो अलग हो जाते हैं। फिर अभी हरियाणा में जाकर आप अपनी अलग पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि नहीं ये उनका बात है, प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं ये तो जदयू ने पहल किया, ये गलत किया है। आरजेडी के साथी कह रहे हैं कि नहीं जेडीयू को ही अब इस स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि रिश्तों को ठीक करने का प्रयास जेडीयू के लोगों को करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला करके और ये कह रहे हैं कि हम ऐसा भाजपा ठीक करेगा। अब उन्होंने कह रहे हैं कि फेटा बांध लिए। अब फेटा इतना जल्दी कमजोर हो रहा है, ठीक है, जहां फेटा में कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। मृत्युंजय जी, हम दूसरे मृत्युंजय जी को भी मौका देंगे। मृत्युंजय तिवारी जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश और निराश है। ये जितना भी ब्रांडिंग कर लें, जितना भी ये कर लें, एक मैथिली में कहावत है, अतो अच्छा अच्छा नहीं। ये जिस तरह से देश की जनता को ये दिखा रहे हैं चाम धाम, आप देखिए आने वाले समय में क्या होगा बिहार में इनको। लेकिन चर्चा का विषय तो बीजेपी नहीं है, चर्चा का विषय हम कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता दल यू हरियाणा में अलग अलग की बात। अगर जनता दल यू हमारे नेता विधानसभा में विधायी दल के नेता माननीय अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि इस पर जनता दल यू बोलेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर कह रहे हैं कि वो हरियाणा में क्यों चुनाव लड़ रही है जाकर के। तो ये पूरे देश का इनका गठबंधन शिवसेना से वहां टूट गया। ठीक है, हरियाणा में गठबंधन टूट गया, लेकिन वो सेंट्रल में जवाब भी दिया और उस पर मैंने भी उनको कहा कि भाई कोई भी पार्टी कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकती है, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, महागठबंधन की बात हो रही है, इसलिए ये बार निकल कर आ रही है। भले इसको आप दोस्ती और दुश्मनी ना माने, महागठबंधन जो हमारा है, वो लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी भी ने कहा है कि पुराने समाजवादी जितने थे, पुराना जो जनता दल परिवार था, वो जनता दल परिवार एक हो रहा है। हमारा पहले से भी कांग्रेस के साथ रहा है, तो कांग्रेस भी इसमें है। अगर किसी स्टेट में क्या समाजवादी विचारधारा की कांग्रेस 50-50 है सरपंच जी? क्योंकि कहीं पर माना जा रहा है, कहीं पर नहीं माना जा रहा है। एक सवाल तो कांग्रेस पर उठ रहा है। देखिए सैयद, मैंने पहले ही कहा कि हर स्टेट की परिस्थिति अलग अलग होती है। क्या हरियाणा में समाजवादी विचारधारा कांग्रेस की नहीं है? हरियाणा में जदयू क्या कर रही है, कांग्रेस किस तरह से लड़ रही है, या नहीं? मैंने सिंपल आप से सवाल किया कि क्या हरियाणा में कांग्रेस समाजवादी विचारधारा की पार्टी नहीं है? नहीं, इसको आप हरियाणा और बिहार को एक तरह से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं।
हरियाणा में बरसों से कांग्रेस पार्टी राज कर रही है और हरियाणा एक तो वहां पर लेकिन वहां राज कर रही है तो समाजवादी विचारधारा वहां नहीं है, आप ये कह रही हैं? नहीं, आप मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, ना ही आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की बात, हरियाणा का कंपेयर बिहार से मत करें आप। हरियाणा की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, बिहार का सिचुएशन बिल्कुल अलग है। बिहार में अभी हमारा गठबंधन है, महागठबंधन का को पीछे जनता ने भी मोहर लगाई है। ठीक है, आपने ये बात बोली, लेकिन क्या ये सिचुएशन जनता ये भी सोच रही है कि किसी राज्य में आप बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर लें और कहें कि वहां अलग है और यहाँ अलग है? गठबंधन हो ही नहीं सकता है ना। नहीं, किसी राज्य की अगर बात हो तो वहां पे वो भी आप बोल सकती हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं ना, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से। ममता बनर्जी सेंटर में मंत्री थी, उसके बावजूद भी उनका इंडिपेंडेंट चल रहा था अपने अपने स्टेट्स में, जहां जहां चाहती थी वहां चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी पार्टी को आप बंद कर देंगे कि हाँ वो वहां पे गठबंधन नहीं कर सकती है। हरियाणा में जदयू ने गठबंधन किया, ठीक है, बिहार में हमारा गठबंधन जदयू के साथ है, अभी तक है। कल अगर किसी भी वजह से इसमें कहीं कोई डिफरेंसेस आता है तो ये फैसला कांग्रेस पैर खींच सकती है, कांग्रेस पैर खींच सकती है। नहीं, देखिए ये इस मामले पे नहीं, कांग्रेस के क्या शीर्ष नेतृत्व, जदयू का शीर्ष नेतृत्व, आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व इस फैसला को करने के लिए आजाद है कि वो क्या करेंगे। इसमें अभी कुछ भी बोलना लगता है कि वक्त से पहले बोलने वाली बात है। नवल जी, यही सवाल मेरा आपसे, ठीक है, हो सकता है ये वक्त से पहले की बात लगे, हो सकता है मेरा सवाल आपको, लेकिन क्या जिस तरीके से जेडीयू ने ये स्टैंड लिया उसके बाद कांग्रेस के अंदर में भी भले ही नाराजगी पूरी तरीके से बाहर ना आई हो, लेकिन एक स्वर उसके जरूर सामने आए, कि अगर आगे भी भविष्य में ऐसा होता है तो जेडीयू फिर भी अपने स्टैंड पर कायम रहेगी, जेडीयू इसी तरीके से स्वतंत्र फैसला लेती रहेगी, कड़ा फैसला लेती रहेगी? देखिए, भारत में जब से गठबंधन की सरकारें अस्तित्व में आई है, आप अब तक गठबंधन में शामिल दलों की राजनीतिक स्थिति का अगर आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह की बातें आम हैं। और बार बार यह बात उभर कर आ रही है कि प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं, राज्य के हित अलग होते हैं, राज्य के मसले अलग होते हैं। मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारा उद्देश्य बड़ा है, हमारा लक्ष्य बड़ा है, और हमारा सीधा लक्ष्य है भारत के सामने सांप्रदायिकता का जो खतरा मंडरा रहा है, भारत का कंपोजिट कल्चर जिस तरह से संकट में पड़ गया है, उस कंपोजिट कल्चर की रक्षा की जाए और फिर से भारत में गंगा जमनी तहजीब की धारा को प्रवाहित किया जाए बिना रुके। तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को छोटे मोटे कंसिडरेशन को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, और कांग्रेस तो हमारी विचारधारा का हिस्सा है ही, कांग्रेस तो हमारे साथ है ही, बल्कि सांप्रदायिकता से लड़ने में कांग्रेस की भूमिका को तो कम करके आंका ही नहीं जा सकता है। कांग्रेस की तो भूमिका शुरू से महत्वपूर्ण। तो हरियाणा की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वहां पर कांग्रेस को साथ में आप नहीं ले सकते थे? ये अभी कहां तय हुआ है? कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव आया है? बिहार में गठबंधन बनाने का प्रस्ताव माननीय नीतीश कुमार जी ने इनिशिएट किया था, हरियाणा में ऐसा कोई इनिशिएशन कांग्रेस की ओर से आया नहीं। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना है हाइपोथेटिकल बात का हम क्या जवाब दें? दूसरी बात है कि आप शिरोमणि अकाली दल को देखें, पंजाब में बीजेपी कभी बीजेपी के साथ थी तो हरियाणा में बीजेपी के अगेंस्ट में थी, तो कई सारे उदाहरण आपको भारतीय राजनीति में ऐसे मिल जाएंगे। और इसका कारण यही है, इसको अगर आप राजनीतिक अवसरवादिता कहते हैं तो मैं इसे सहमत नहीं हूं। मेरा सीधा मानना है कि प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं और राज्य के जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं वो राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी, क्या आईएनएलडी जेडीयू की दोस्ती से महागठबंधन में घमासान मचने की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? कुछ ऐसा डर नजर आ रहा है? महागठबंधन में कोई घमासान नहीं मचने वाला है, आप इसकी चिंता ना करें। और महागठबंधन बिहार में जो बना है इसका असर धीरे धीरे और दिखाई देगा और मजबूत यहाँ बिहार में महागठबंधन, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा हरियाणा में जो हुआ और यहाँ पर जो तस्वीरें, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मृत्युंजय जी, आपकी अगर बीजेपी की अगर बात की जाए, इस गठबंधन को लेकर बीजेपी किस तरीके से देख रही है? क्या बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है जैसे अभी तक इस चर्चा में बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी की कोई बेचैनी नहीं बढ़ी है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरजेडी का दिल तो बड़ा है। मृत्युंजय तिवारी जी बैठे हैं और उन्होंने जेडीयू को गला लगा के नेता को और गले लगाने का काम किया बिहार के अंदर में। और जेडीयू का क्या रोल है ये तो समय समय पर दिखाता है। और अभी जिस प्रकार के अवसरवादिता का उदाहरण उन्होंने पिछली बार दिया, और अभी भी कांग्रेस कह रही है कि नहीं ये भी जेडीयू को नहीं करना चाहिए, अवसरवादिता कह रहे हैं। फिर ये मौका देख करके अभी इनको पूछा नहीं गया तो यहाँ उम्मीदवार गठबंधन कर लिया इन्होंने। इसका मतलब क्या है? अगर आपका गठबंधन मजबूत है, आप सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कह रहे हैं कि हम महागठबंधन है, तो फिर आखिर इस प्रकार की बातें क्यों हो रही है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि जिस बातों की चर्चा लेकर आप मैदान में खड़े होकर बार बार जनता के बीच में कर रहे हैं
हैं उस जनता के बीच में कहे हुए बातों की कितनी सत्यता है, कितनी प्रामाणिकता है, इसके इसको जवाब- पहले सिद्ध करिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस प्रकार की बातें जब कर रही है तो मुझे आश्चर्य लगता है कि बिहार के अंदर परिस्थिति अपने को बेचारे मानने को भी तैयार नहीं है और कांग्रेस के ठीक है, नेता कोई सब तो बेचारी वाली ये बात कर का रहे हैं। जवाब सरवत जी ने इससे पहले भी आपको दिया था। नवल जी से हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बार बार इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर में कि अवसरवादिता जेडीयू की साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्या जेडीयू अवसरवादी वाली पार्टी होती जा रही है? अगर नवल जी बोले तो एक लफ्ज मैं जरा बोलूं। आपने इससे पहले भी तो जवाब दे दिया था बेचारी पर। नहीं बेचारी वाले पे नहीं बोलूंगी। हाँ। बेचारी क्योंकि मैं बेचारी हूं ही नहीं, तो बेचारी वाले लफ्ज से कांग्रेस को बोलूंगी। ऐसा बना दिया गया है, नहीं चाहे वो लोकसभा इलेक्शन अरे के वक्त बीजेपी भी, अभी भी। नहीं बीजेपी जो भी कह लेना, जिस जदयू के साये में बीजेपी फल फूल कर इतनी परवान चढ़ी है, अचानक जब नीतीश कुमार जी ने उस बेल को झटक दिया तो बीजेपी इतनी विचलित हो गई है कि आज जदयू के किसी भी एक्ट पे बीजेपी को बहुत तकलीफ होने लग जाता है, चाहे वो कांग्रेस के साथ जाए चाहे वो हरियाणा के साथ स्टेटमेंट दिया है कि नीतीश जी भटक गए ये थे कंटिन्यू और करें। आज नीतीश जी को खड़ा करके एक चेहरा देने के काम बीजेपी के लोगों ने किया। जी। 7 लोगों की राजनीतिक शक्ति थी और आज इतनी बड़ी ठीक शक्ति खड़ी है, हुई। नवल जी को जवाब देने दीजिए अवसरवादिता वाले पर। राजनीतिक सीधे तौर पर इल्जाम लगाया आपने। अगर बीजेपी का कोई नुमाइंदा अवसरवादिता जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है तो इस पर क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि घोर कलयुग आ गया। घोर कलयुग की निशानी है ये सब। कुछ एग्जाम्पल दे दें आपको, कुछ एग्जाम्पल दे दें। येदियुरप्पा को गले लगाए अवसरवादिता नहीं थी। सुखराम जब टेलीकम्युनिकेशन घोटाला किए थे, बीजेपी पार्लियामेंट ठप कर दी थी। और हिमाचल में जब चुनाव हुआ तो उसी सुखराम के साथ गठबंधन कर लिया इन लोगों ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत प्रकरण हुआ था, पार्लियामेंट को इन लोगों ने ठप कर दिया था उसी इशू पर। और जब झारखंड में चुनाव हुआ, शिबू सोरेन जी को गले लगा लिया और गठबंधन कर लिया। तो अब ऐसा एकाध 100 एग्जाम्पल आपको बताएंगे। बीजेपी का इतिहास कलुषित है, गंदा है, भरा हुआ है अवसरवाद से। और हम जब हरियाणा गए हैं समाजवादी विचारधारा के लोगों को एक अम्ब्रेला के तले इकट्ठा करने के लिए, तो इनकी आंख में चुभ रहे हैं हम। हरियाणा में जाकर क्या कर लेंगे, दिल्ली में गए तो क्या कर लिए। अरे दिल्ली में तो आपके सबसे बड़े सुरमा जाकर दिल्ली में प्रचार किए और जहां जहां प्रचार किए मैक्सिमम सीट आप हार गए। हम तो दिल्ली के लिए बाहरी पार्टी थे, हमारी तैयारी कम थी। तो इस तरह के उदाहरण देकर जनता को भुलावा में क्यों रखना चाहते हैं? मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आंकड़ों के, मुझे तो लगता है नवल जी आंकड़ा रखते होंगे, नहीं पता नहीं आज आंकड़े फेल हैं इनके। उन्होंने कहा बड़े नेता जो इनका भाषण दिए, अरे आपको पता नहीं जहां जहां राहुल जी की सभा वो सारी सीट हारी गई थी। आपको आंकड़े फिर देख लीजिए उल्टा करके। दूसरी बात, हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी की बात नहीं कर रहे हैं। बता रहा हूं और हम आंकड़ा कभी भूलते नहीं हैं। बीच में नहीं, आप मेरी दूसरी बात बता रहा खड़ा कर रहे हूं। हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार में, तो इस बात की चर्चा आज पैनल पर आप डिस्कशन कर रहे हैं कि बिहार के अंदर कह रहे थे कि हम महागठबंधन है, हमारी विश्वसनीयता है। और इसी बिहार के अंदर एक आप बड़ी शक्ति के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू का जनाधार दूसरे प्रदेशों में नहीं है, बिहार के कारण उनकी पहचान है। और बिहार में उन्होंने महागठबंधन को न्योता दे करके लालू जी से भी मिलने का काम किया और कांग्रेस के साथी से भी मिलने का काम किया। और आज क्या परिस्थिति हो गई, कितनी दंदी बेचैनी हो गई आपको। चलिए आपने तुरंत मृत्युंजय जी, चलिए ठीक है, इसका जवाब नवल जी और सरवत जी दोनों से लेंगे। सरवत जी भी मुस्कुरा रही हैं, मृत्युंजय तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेक की मजबूरी है। तुरंत लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, चर्चा जारी रहेगी। जी हाँ, बिहार में दोस्ती और हरियाणा में कुश्ती लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में जो गठबंधन हुआ आईएनएलडी का जेडीयू के साथ, जिसके बाद अब ये कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर पूरे तरीके से नाराज, और इसके बाद यहां जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी सब साथ में है। आखिर ऐसा क्यों है? आरजेडी से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। मृत्युंजय जी, आप मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहना भी चाह रहे थे, ब्रेक की वजह से रुकना पड़ गया था। अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। और हम ये भी चाहेंगे कि आप इस पूरे मोटो में अगर आरजेडी की अगर बात की जाए, आरजेडी का क्या रोल होगा? देखिए, आरजेडी का एक ऐसा पहचान है कि सांप्रदायिक शक्तियों के आरजेडी को इससे कोई एतराज नहीं है कि वहां पर क्या गठबंधन हुआ, यहाँ क्या गठबंधन के है। मामले में ये उनका मामला है, उनका आंतरिक मामला है, उनका नेतृत्व तय करता है। सब जब एक हैं, जब सारे दोस्त हैं, तो तीन दोस्त में अगर एक दोस्त कुछ करता है तो भाई दूसरे दोस्त की भी रहती, क्या तो उसे वो समझाएगा या वो उसमें कोई स्टैंड लेगा। ये इतना बड़ा डिसीजन दोस्त वहाँ क्या कर रहे हैं जी, ये हम यहाँ स्टूडियो में बैठ करके नहीं बोल सकते जी। ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो तय करते हैं।
तो हमारा जनता दल यू का ये आंतरिक मामला है, वो किससे गठबंधन कर रहा है। हमारा बिहार में महागठबंधन है और बिहार से ही आप जानते हैं कि अगर कोई भी देश के परिवर्तन का अगर मसाल जला है तो वो बिहार से जला है। और बिहार में महागठबंधन का ये असर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में जिस लहर और जिस सुनामी की बात कर रहे थे, उस चुनाव के बाद जितने देश में उपचुनाव हुए, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट बचा पाई। तो अब इनको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि वहां पर अगर फिर से बीजेपी को अगर रोकना है या बीजेपी को अगर, हालांकि हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी वहां पर किस हैसियत से है हम भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई मौका नहीं देना है, इसलिए ये गठबंधन बनने की कोशिश में। निश्चित रूप से हमारा इस महागठबंधन का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में, भारतीय जनता पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरे हैं, लेकिन उससे आपको ये नहीं लगता, लेकिन उससे ये नहीं लगता कि उससे फायदा बीजेपी को ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है, तो वोट किसका कटेगा? बीजेपी को किसी कीमत पर लोकसभा चुनाव के बाद एक बार काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। एक बार जो फायदा हो गया, अब देश की जनता नवल जी ये सवाल में नहीं आने वाली है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कि एक अम्ब्रेले के नीचे सारे समाजवादी पार्टियों को आना होगा, इसमें फिलहाल कांग्रेस नहीं है, और अगर कांग्रेस नहीं रहती है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, आप लोग अलग रहते हैं, तो इसका फायदा तो इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को जा सकता है। बीजेपी को तो फायदा पहुंचने की कोई संभावना ही नहीं है, इसके कई कारण हैं। लेकिन आप जो अभी बात बता रहे हैं, भविष्य में क्या चुनाव के समय तक आते आते क्या समीकरण बनेगा, अभी इस तरह के हाइपोथेटिकल सवालों का क्या जवाब दिया जाए। रही बात बीजेपी को फायदा पहुंचने की, तो मुझे लगता है कि 1952 के पहले आम चुनाव के बाद आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, तो प्रधानमंत्री का, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का नशा 100 दिन के अंदर में जितनी तेजी से नरेंद्र मोदी जी का उतरा है, आज तक वैसा कभी देखा नहीं गया था। उपचुनाव की बात कर तो रहे हैं। अब उनकी हकीकत या बीजेपी की हकीकत जो है वो बड़ी तेजी से खुलकर सामने आते जा रही है। तो बीजेपी को तो फायदा पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सत्ता नशीनी के बाद भारत में जो तीनों उपचुनाव हुए, देखिए तीनों उपचुनाव में क्या हासिल हुआ इन लोगों का। इसलिए इस मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि अब भारत में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, समाज को बांटने, देश को बांटने वाली नीति के खिलाफ समाजवादी ताकतें फिर से इकट्ठा हो रही हैं। सियासी फलसफे की अगर बात करें, एक आम जनता की बात सुने, आम वोटर की अगर बात करें नवल जी, तो उसके जहन में क्या घूम रहा होगा कि यहां पर भाई आप कांग्रेस के साथ है, वहां पर आप कांग्रेस के साथ नहीं है, क्या इसका असर इस महागठबंधन पर नहीं पड़ेगा? आम जनता के हिसाब से आप बोलिएगा, एक वोटर के हैसियत से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल अगर आप खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की जनता की पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर यह सवाल है। और भारत की जनता यदि राजनीतिक रूप से अपरिपक्व होती तो शायद इतने क्रांतिकारी फैसले नहीं लेती। पिछले जो 3 बाई इलेक्शन हुए, बिहार में ही आपने लोकसभा चुनाव में देखा कैसी स्थिति थी, और लोकसभा चुनाव के बाद देखा अपने बाई इलेक्शन में स्थिति तुरंत बदल गई। तो जनता सब कुछ बातों को बड़ी तेजी से समझ लेती है। जनता को आप लंबे समय तक भुलावे में नहीं रख सकते हैं। और हरियाणा में तो साक्षरता का प्रतिशत भी ज्यादा है, तो हरियाणा की जनता तो खुद समझदार है, इसलिए इस भुलावे में रहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि हरियाणा के चुनाव में अभी समय बचा है। इस बात की लगती है कि ये अभी बाई इलेक्शन का विषय और नरेंद्र मोदी जी ने क्या 100 दिन के अंदर किया, ये तो पूरे देश देख रहा है, दुनिया के लोग लोहा मानना शुरू कर दिए। और आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। उपचुनाव में क्या होगा वो भी जनता ने देखा। उपचुनाव, लोकसभा समय में भी उपचुनाव हुए थे, उसके परिणाम नहीं अच्छे आए थे, उसके बाद भी हम लोकसभा में जीत कर आए। और दूसरी बात, अभी मैंने मिशन टारगेट किया है, 4 स्टेट का चुनाव है, आप देखिएगा रिजल्ट क्या होता है। बिहार के अंदर हमने आने वाले समय में 175 का टारगेट किया है, ठीक है, आप देखिएगा रिजल्ट क्या होगा। लेकिन हरियाणा का ये रिएक्शन बिहार में क्या हो सकता है? हम यहाँ पर हैं, मैं कह रहा हूं, पहले बोलना, बीजेपी के बारे में चर्चा करना, तो पहले अपने बारे में देखिए। और ये कह रहे थे कि बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता सब समझती है, तो बिहार की जनता ने तो फैसला कर दिया लोकसभा चुनाव में। और सारे फैसला किस प्रकार के हुए, और इसलिए उपचुनाव में फाइनल चुनाव होगा, फाइनल चुनाव में आप देखेंगे परिणाम क्या होगा। लेकिन इस प्रकार की बातें करना, ख्याली पुलाव बनाना, ये हो जाएगा, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, सांप्रदायिक ताकत का आप आरोप लगाना, रोकने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करके हम बीजेपी को रोक देंगे। और आप एक तरह गठबंधन का धर्म नहीं निभाते। अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, 175 का टारगेट हुआ। अभी इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया था
कि आने वाले समय में क्या, और नवल जी ने कहा कि आने वाले समय में क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी एनसीपी के साथ लंबे समय आपका भी तो गठबंधन चल रहा था, क्या हो गया? आपको एनसीपी ने छोड़ दिया कांग्रेस के लोगों को और अलग हो गए। कल आपके साथ भी शिवसेना आपका सबसे पुराना अलायंस था, कांग्रेस को छोड़ने का काम, आपको छोड़ दिया, छोड़ने का काम ये आप नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस भी करेगी बिहार में। शिवसेना इनका सबसे पुराना गठबंधन था। मृत्युंजय जी, नवल जी बार बार कुछ बोलने के लिए इशारा कर रहे हैं। नवल जी बोलिए। सैयद जी देखिए, गठबंधन की बात चल रही है। गठबंधन धर्म पर बीजेपी के नेता जब लंबी चौड़ी हाँकते हैं तो थोड़ी परेशानी महसूस होती है। गठबंधन धर्म का जो नियम होता है, गठबंधन की जो मर्यादा होती है, आप देखिए ऐसा क्यों है कि बीजेपी दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। हरियाणा में इनकी सहयोगी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसने साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने इनका साथ छोड़ दिया। बिहार में देखिए कि बिहार में रालोसपा इनकी सहयोगी पार्टी है, उसके सारे नेता कितने कुंठित हैं। पिछले बाई इलेक्शन में एक भी टिकट इन लोगों ने नहीं दिया। रालोसपा के लोग घुट घुट के इनके साथ हैं। रालोसपा के एकमात्र मंत्री को पीएस तक रखने की इजाजत नहीं है अपने मन से। तो पहला सवाल यह पैदा होता है कि बीजेपी गठबंधन के जितने भी बीजेपी के सहयोगी हैं, सारे सहयोगी इस बात को लेकर आशंकित हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने पर तुल गई है। और बिहार के भी सारे सहयोगी, चाहे वो लोजपा हो या रालोसपा हो, सारे लोग भीतर से शंकित हैं। और मैं बता दूं कि बिहार में इनके गठबंधन का क्या भविष्य होने वाला है, सब लोग देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि बिहार में इनके अलायंस का भविष्य क्या होने जा रहा है। और गठबंधन धर्म की मर्यादा भाजपा के लोग अगर हमें समझाएंगे तो यह बात बड़ी बेतुकी लगती है। शिवसेना के नेताओं से पूछिए, उनकी पीड़ा को देखिए, उनकी व्यथा को देखिए, शिवसेना के नेताओं की व्यथा को देखिए, पता चलेगा कि बीजेपी के लोग अपने सहयोगियों के साथ शिवसेना और कैसा बीजेपी व्यवहार की करते बात हैं। कीजिएगा तो सरवत जी, एनसीपी और कांग्रेस के भी गठबंधन टूटा, बिल्कुल टूट गया है। तो इसमें हमने पहले ही कहा कि देखिए, गठबंधन की बात जब होती है तो परिस्थिति और वहां का जो स्थिति होता है उसको तो पहले ही हमने स्वीकारा है कि 15 साल का मेरा वहां पे गठबंधन टूटा है। ये चीज क्यों नहीं बीजेपी स्वीकारती है कि इनका भी बरसों पुराना गठबंधन टूटा है, 25 साल पुराना गठबंधन टूटा। अब सैयद कई सारे सवालों का जवाब एक साथ मुझे देना पड़ेगा। बीजेपी जितनी खुशफहमी में है, शायद इतना इनको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एक बार ये लोकसभा में लोगों को एक मिथ्या बना करके, एक भ्रम में डाल करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है इन्होंने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमने अपनी जबरदस्त हार को स्वीकारा था, आज भी स्वीकार रही हूं कि हाँ वाकई जनता ने मुझे नकारा था। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि कांग्रेस ने जो बरसों बरस काम किया है, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद सिर्फ उसका उद्घाटन ही कर रहे हैं। सिंपल एक और साथ साथ एक बात और बता दें कि कांग्रेस जब बुरी तरह से हारी है, उसके बाद बड़ी मजबूती से, बड़ी सशक्त ढंग के से उभर करके आई है। शायद बीजेपी इसीलिए सशंकित है, अच्छी बात है, शायद इसीलिए बीजेपी हरियाणा की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बिहार में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में कांग्रेस फिर से उभर करके आ जाए। ठीक है सरवत जी, रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अंतिम प्रतिक्रिया भी सबकी लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद ये भी एक निष्कर्ष निकालना जरूरी हो जाएगा कि क्या सही में महागठबंधन जिस तरीके से बिहार में है और हरियाणा में जो अभी स्थिति हुई है, क्या उसका कोई असर पड़ेगा। ब्रेक के बाद जवाब देते हैं। जी हाँ, बिहार में दोस्ती, हरियाणा में कुश्ती, और इस स्टूडियो में भी इस वक्त आखिरी राउंड कुश्ती का अगर कहें तो गलत नहीं होगा चल रही है। चारों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू से नवल जी हैं, सरवत जी हैं कांग्रेस से, और मृत्युंजय जी बीजेपी से भी हैं, और मृत्युंजय जी आरजेडी से भी हैं, एक तिवारी जी हैं और एक झा जी हैं। आखिरी राउंड जेडीयू से पहला सवाल हम लेना चाहेंगे। नवल जी, क्या अंतिम प्रतिक्रिया रहेगी? क्या इसका असर बिहार में पड़ने वाला है, हरियाणा में जो गठबंधन हुआ है एनएलडी के साथ? नहीं, बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को राष्ट्र के समक्ष उभरी हुई राजनीतिक समस्या को देखना चाहिए। भारत की सामाजिक अस्मिता के लिए, सांस्कृतिक अस्मिता के लिए नए परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थिति पैदा हो गई है, उससे कांग्रेस को इत्तेफाक रखना चाहिए। हम भारत में
एक वैकल्पिक राजनीति की धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, समाजवादी ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं और विभाजनकारी ताकतों को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। कांग्रेस को इस लेकिन वो कंसर्न में समाजवादी ईमानदार- पार्टी की ताकत में से कांग्रेस को ऑफसाइड भी करना नहीं चाह नहीं रहे नहीं, हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस से हमारी अपेक्षा यही है कि कांग्रेस हमारे इस मुहिम में महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में, महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में, महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी भूमिका अदा करे और भारत में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम भी हरियाणा में अपनी उपस्थिति चाहते हैं कि हरियाणा में समाजवादी ताकतों की उपस्थिति महत्वपूर्ण होना, केवल हरियाणा समय कम है, बल्कि सरवत पूरे जी। देश में जो भी समाजवादी ताकतें हैं वो सारे एक साथ आकर इकट्ठा हों। सरवत जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, बिहार के गठबंधन पे हमें नहीं लगता कि इसका बहुत असर पड़ेगा। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वो आगे की चीजें आगे देखी जाएगी। फिलहाल ये जदयू का फैसला है, जदयू ने हरियाणा अभी में बहुत पीछे लड़ने नहीं का करेगी फैसला किया। कांग्रेस। अभी गठबंधन में जैसे है इस वैसे बारे रहेगी। में कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। जी, मृत्युंजय जी, देखिए बिहार का जो महागठबंधन बना है, जो उसके परिणाम आए, तो अभी फिलहाल बिहार में कोई ऐसी परिस्थिति इस बात को लेकर के कि जनता दल यू हरियाणा में लोक दल के साथ गठबंधन क्या कर रही है, इसको लेकर के बिहार की राजनीति पर, बिहार के महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, अब रही बात आगे क्या होगा, तो राजनीति तो 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है। इस हिसाब से आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए की अपनी। बात कर रहे हैं। बिहार सरकार भी अभी भारी सियासती लड़ाई में चल रही है, मंत्री लोग भी विरोध कर रहे हैं। एक दूसरा, कांग्रेस कब तक निरी बनेगी, कभी भी अपनी पौरुषता को दिखाना चाहिए। और बिहार के अंदर इस प्रकार की बार बार स्थिति होने के बावजूद भी कांग्रेस नहीं खड़ी हो रही है, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है। और आने वाले समय में क्या होगा, वो हंस वो बाद में अपने समझेंगे। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समय आने पर इनको समझ में आएगा। बोल लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हम निश्चित रूप से महती उपस्थिति के साथ वक्त की मजबूरी है, मौजूद रहेंगे। आने वाला इस चुनौती हमारे लिए इस है। कुश्ती के राउंड को फिलहाल यहीं खत्म करना पड़ेगा। मैच ड्रॉ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी, आपका भी शुक्रिया। सरवत जी आपका भी मृत्युंजय जी और मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।